नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर जनरल इंग्लिश का पेपर फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, दोनों को ज़रा देख लेते हैं। तो पेपर फर्स्ट जैसा कि आना था 10 क्वेश्चंस आने थे और उनमें से आपको 4 करने थे। बहुत ही अच्छा पेपर आया, इससे ज़्यादा अच्छे पेपर की बिल्कुल हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं था। आप कोई भी 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं इसमें से, और सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स इसमें दे रखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, अगर आपने वो तैयार किए होंगे तो बड़े आराम से आपने कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन पेपर। एक मैंने आपसे कहा था कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें आया भी। एक नहीं 2 क्वेश्चंस आए ग्रामर बेस्ड। देखिए 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चंस, और दोनों ही कितने गजब के क्वेश्चंस थे। देखिए तो 25 मार्क्स के केवल आपको यहाँ 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने हैं, यहाँ 5 एंटोनिम्स बताने हैं। इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। एनिमल फार्म पर मैंने आपको कहा था एलेगरी तैयार कर लीजिए, एनिमल फार्म एज एन एलेगरी। देखिए यही क्वेश्चन आया। मैंने जब आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे तब मैंने आपसे कहा था कि आप एलेगरी ज़रूर तैयार कर लीजिए, और वो आ गया। मैं हालांकि ये दावा नहीं कर रही कि मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन जो ट्रेंड हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर्स का, उसके आधार पर मैंने अंदाज़ा लगाया था और तब आपको 10 क्वेश्चंस बताए थे। पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है, और उसी के आधार पर मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे। अच्छा, ये देखिए, अगर आप लोगों ने किया है तो मैच कर लीजिए। अ मैसेंजर ऑफ गॉड हु टीचेस रिलीजन, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। सुप्रीम लॉ मेकिंग काउंसिल ऑफ अ कंट्री, ये पार्लियामेंट इसका जवाब होगा। पर्सन हु मेक्स गुड स्पीचेस, इसका जवाब होगा ऑरेटर। और साइंस ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ्स, ये थियोलॉजी कहलाती है, धर्मशास्त्र कहलाता है। ऑरेटर सुवक्ता होता है, पार्लियामेंट संसद आप जानते हैं, प्रॉफिट पैगंबर होते हैं। और टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ हथियार उठाना, रिबेलियन या म्यूटनी या फिर रिवोल्ट, आप तीनों में से कुछ भी लिख कर आए होंगे तो वो सही होगा आपका। फिर यहाँ जो 10th क्वेश्चन है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सॉरी, आपको एंटोनिम्स पूछे हैं। तो नेचुरल का एंटोनिम आर्टिफिशियल आप लिख सकते हैं, अननेचुरल आप लिख सकते हैं, और ऑर्डिनरी का आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख सकते हैं, एक्सेप्शनल लिख सकते हैं, यूनिक लिख सकते हैं। हैवी का एंटोनिम आप लाइट भी लिख सकते हैं, मॉडरेट लिख सकते हैं, जेंटल लिख सकते हैं। इमेजिनरी का एंटोनिम आप रियल लिख सकते हैं, एक्चुअल लिख सकते हैं। और प्रैक्टिकल का एंटोनिम आप थियोरेटिकल लिख सकते हैं और इम्प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं। ये जितने भी आपको दिए गए हैं वर्ड्स, चाहे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे ये एंटोनिम्स वाले वर्ड्स हों, ये सब टेक्स्ट में से दिए गए हैं। आपने मेरे साथ टेक्स्ट पढ़े थे और मैंने कितने माइन्यूटली एक एक वर्ड आपको पढ़ाया था, सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए थे। तो अगर वो सब आपने पढ़ा होगा और चैप्टर्स किए होंगे तो ये बहुत इजी रहे होंगे आपके लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है ये पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आप लाएंगे। और सेकंड पेपर जो कि 16 जून को हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छा आया है। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका पेपर सेकंड, राइटिंग स्किल्स, और मेरे पास बुकलेट डी है। तो अगर आपके पास ए, बी और सी है बुकलेट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्वेश्चंस थोड़ा आगे पीछे होंगे लेकिन क्वेश्चंस तो सेम हैं। और अगर आप यहाँ इंस्ट्रक्शंस में देखें कि इस बुकलेट में 100 क्वेश्चंस हैं और आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो गज़ब की चॉइस है आपके पास। ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये कोरोना पीरियड में, जब से कोरोना आया है तब से ये सारी सुविधाएं मिली हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, इतनी चॉइस नहीं आती थी। तो आप भाग्यशाली हैं कई मामलों में। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन। शॉर्ट स्टोरी आधारित होती है सिंगल थीम, मल्टीपल थीम, बोथ ए एंड बी। तो शॉर्ट स्टोरी पर तो बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत सारे वीडियो किए थे और उसमें हमने थीम की बात की थी। तो एक शॉर्ट स्टोरी में एक थीम भी हो सकती है और बहुत सारी थीम भी हो सकती हैं, तो हमारा जवाब होगा सी, बोथ ए एंड बी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द वर्ड एपिडेमिक। एपिडेमिक महामारी होती है, तो इसका जवाब होगा अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। एक ऐसी बीमारी जो कि एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, वो एपिडेमिक कहलाती है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी जो कि पूरे विश्व में फैल जाती है, वो पेंडेमिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्वरूप इज़ फेमस फॉर
ये एट मुझे अच्छा, इसमें क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी मिसप्रिंट्स हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों काफ़ी कंफ्यूज भी हुए होंगे। जैसे यहाँ एट नहीं आना चाहिए, राम स्वरूप इज़ फेमस फॉर हिज स्ट्रेंथ्स आएगा। फिर है सुइटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कोई पत्थर बिना घुमाए ना छोड़ना, मतलब लीव नो स्टोन अनटर्न ये फ्रेज है, इडियम है। इसका मतलब क्या होता है? मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, सारे संभावित प्रयास करना। तो हमारा जवाब सी होगा। इसके बाद ये फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यू हैव टू कम एट माई होम, तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। तो हमारा जवाब सी होगा। द वर्ल्ड इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ, तो ये जो दुनिया है वो एक संगम है, और संगम किस चीज़ का है? सुख और दुख का। तो हमारा जवाब होगा व्हील एंड वो, ना, ताले चाबी, पानी और वो, तो पैल मैल भी, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो होता है ना पैल मैल, इसको बोलते हैं कि कन्फ्यूज़न होता है, मिंगल्ड डिसऑर्डर होता है। तो अब कन्फ्लुएंस जो आएगा वो व्हील एंड वो का ही आएगा, इसमें हमारा जवाब डी होगा। फिर चूज द इनकरेक्ट मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू बी इन अ फिक्स, तो यहाँ पे आपको करेक्ट मीनिंग नहीं बताना, इनकरेक्ट मीनिंग बताना है। यानी कि यहाँ पे 3 जो मीनिंग हैं वो तो करेक्ट हैं और एक मीनिंग इनकरेक्ट है। टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है परेशान होना, असमंजस में होना। तो इन अ डायलेमा का मतलब भी असमंजस में होना। अंडर सस्पिशन माने संदेह में होना। अनेबल टू डिसाइड, जब आप कुछ निश्चित नहीं कर पाते। कॉन्स्टेंट जो है वो इसका मीनिंग नहीं है, तो हमारा जवाब होगा डी। फिर है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी बातचीत शुरू करने के लिए इज़ द सेम मीनिंग ऑफ द ईडियम। तो इनमें से जो ईडियम है बातचीत शुरू करने के लिए वो कौन सा ईडियम है? टू ब्रेक ए फॉल, टू ब्रेक ग्राउंड, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द हार्ट। तो टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। हमारा जवाब सी होगा। सीता शुड हैव ब्लैंक स्पेस हर बैड फ्रेंड्स, तो सीता को अपने बुरी सहेलियों से छुटकारा पाना चाहिए। तो टू गेट रिड ऑफ आएगा, गेट रिड ऑफ माने छुटकारा पाना। जवाब ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ रॉन्ग ब्लैंक स्पेस, फिर खाली जगह छोड़ दी, एंड डू नॉट पुट हार्ड टू अचीव सक्सेस। इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। अब क्या गलत है? और फिर आगे दिया है एंड डू नॉट पुट हार्ड, यानी कठिन परिश्रम न करना, टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा टू पास द बक। टू पास द बक का होता है किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल देना, यानी खुद परिश्रम न करना, दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देना गलत है। तो हमारा जवाब होगा डी। फिर यहाँ पे खाली जगह है, ही गोज़ टू स्कूल, इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो एवर एंड एनन का मतलब होता है कभी कभी। ही गोज़ टू स्कूल यानी वो स्कूल कभी कभी जाता है, ये एक अच्छी आदत नहीं है। तो हमारा जवाब होगा बी। फिर है टुडे ही इज़ एन IAS ऑफिसर, आज वो एक IAS ऑफिसर है। बिकॉज ऑफ हैव अ हेड, या बिकॉज ऑफ हैविंग आना चाहिए। बहुत सारी गलतियां हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो भरी पड़ी हैं आज के पेपर में। जिन महानुभाव ने बनाया है ये क्वेश्चन पेपर, उनसे मेरी थोड़ी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब कभी वो पेपर बनाएं तो ग्रामर पर ज़रूर ध्यान दें। तो टुडे ही इज़ एन IAS ऑफिसर बिकॉज ऑफ हैविंग अ हेड ऑन हिज शोल्डर्स। तो वो आज एक IAS ऑफिसर है क्योंकि उसके कंधों के ऊपर एक सिर है। तो टू हैव अ हेड ऑन वंस शोल्डर्स का मतलब होता है कि इंटेलिजेंट होना, यानी सिर तो सबके कंधों के ऊपर होता है, लेकिन उस सिर के अंदर कुछ लोगों के भूसा भरा होता है ना, कुछ लोगों की अकल भरी होती है। तो सिर के ऊपर मतलब कंधे के ऊपर सिर होने का मतलब है कि जो भेजा है उसमें जो खोपड़ी है उसके अंदर भेजा भरा हुआ है, मतलब कि अकल है, इंटेलिजेंट है बंदा। तो यहाँ सी आएगा। आई कुड नॉट अटेंड द क्लास टुडे, मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर पाया। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, है ना। बैग एंड बैगेज एट एन आर्म्स लेंथ क्लोज हैंड, ये नहीं आएंगे। कैट्स एंड डॉग्स, ये थोड़ा और इनको सेंटेंस को सही करने के लिखना था, क्योंकि कैट्स एंड डॉग्स मतलब बारिश होती है, जब मूसलाधार बारिश होती है तो उसके लिए कहते हैं टू रेन कैट एंड डॉग्स। तो बिकॉज ऑफ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इस तरीके से कुछ बनाते सेंटेंस को। रेन का तो नाम ही नहीं आया, केवल कैट्स एंड डॉग्स इन्होंने दे दिया है।
तो जवाब हमारा फिर भी हम ए को ही मार्क करेंगे। मूसलाधार बारिश के लिए कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14वां, द स्वीटेबल सेम मीनिंग ऑफ टिट फॉर टैट, यानी टिट फॉर टैट का जो मीनिंग है वो क्या है, टू पे बैक इन सेम कॉइन, यानी उसी सिक्के में जवाब देना, यानी जैसे को तैसा जवाब देना, ये टिट फॉर टैट होता है। द असिस्टेंट बीइंग खाली जगह हिज एडवाइस व ऑफन डिस्कार्डेड बाय हिज कलीग्स, तो जो असिस्टेंट था वो क्या था, कैसा था, जब जो कि हिज एडवाइस उसकी सलाह वर ऑफन डिस्कार्डेड अक्सर ठुकरा दी जाती थी बाय हिज कलीग्स उसके सहकर्मियों के द्वारा। तो जो असिस्टेंट था वो था एक ग्रीन हॉर्न। एक ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसके पास अनुभव नहीं है, नौसिखिया है, नया नया है। तो हमारा जवाब होगा ए। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ टू वियर द ट्राउजर्स, यानी पजामा पहन लेना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डोमिनेंट होना, यानी एक कपल होता है ना, तो कपल में जो व्यक्ति डोमिनेंट होता है वो उसको कहते हैं कि भाई वो पजामा पहनता है। आदमी होता है ना, पुरुष होता है, वो वही तो पजामा पहनता है। महिलाएं तो घाघरा पहनती हैं या फिर साड़ी पहनती हैं, तो पजामा कौन पहनता है, पुरुष पहनता है, इसलिए वो डोमिनेंट होता है। तो टू वियर द ट्राउजर्स का मतलब टू बी डोमिनेंट, तो जवाब हुआ हमारा डी। फिर है अ फॉर्मल इन्विटेशन इज रिटन इन, तो जो फॉर्मल यानी कि औपचारिक निमंत्रण जो लिखा जाता है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। आपने देखा होगा औपचारिक निमंत्रण जब आता है कि मिस्टर एंड मिसेस आपको इनवाइट करते हैं, है ना, मिस्टर एंड मिसेस सोलंकी आपको अपने घर इनवाइट कर रहे हैं, तो हम ये नहीं लिखते कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, हम क्या लिखते हैं, मिस्टर एंड मिसेस सोलंकी आपको अपने घर इनवाइट कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है फॉर्मल इन्विटेशन, हमारा जवाब हुआ ए। फिर है मिडिल पार्ट ऑफ द एसे डिस्क्राइब्स, तो जो मध्य भाग होता है एक निबंध का वो क्या डिस्क्राइब करता है, द आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द ओपनिंग पैराग्राफ, यानी जो शुरुआत का पैराग्राफ होता है उसमें जो आइडियाज़ विचार अभिव्यक्त किए होते हैं वो, सब्जेक्ट मैटर एक्सप्रेस्ड इन द क्लोजिंग पैराग्राफ, जो सब्जेक्ट मैटर अंत के पैराग्राफ में दिया होता है उसको बताता है, हेडिंग को बताता है, या ऑल ऑफ द एबव। तो जो मिडिल पार्ट होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ हम जो मार्क करेंगे वो ऑल ऑफ द एबव, यानी हेडिंग उससे अलग तो नहीं है। जो मिडिल पार्ट जो ऐसे का होगा वो हेडिंग के बारे में भी तो बताएगा, जो ऐसे का हेडिंग है, या फिर शुरुआत के पैराग्राफ में जो बताया गया है या एंड के पैराग्राफ में जो बताया गया है वो मिडिल पार्ट से अलग नहीं होता, हेडिंग भी उससे अलग नहीं होता, तो मिडिल पार्ट उन सब के बारे में बताता है। तो हमारा जवाब यहाँ डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19th, द रिपोर्ट्स आर, रिपोर्ट होती हैं बेसिक राइटिंग, नॉर्मल राइटिंग, हायर राइटिंग या फिर टेक्निकल राइटिंग। तो जो रिपोर्ट है तकनीकी लेखन में आती है, हमारा जवाब डी होगा। यानी उसके एक ख़ास नियम होते हैं ना, ऐसे थोड़े ना लिख लेते हैं, नॉर्मल राइटिंग नहीं है, हायर राइटिंग नहीं है, बेसिक राइटिंग नहीं है, टेक्निकल राइटिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। मिस्टर ए इज़ डेड, मिस्टर ए इज़ नो मोर, मिस्टर ए हैज़ गिवन अप द गोस्ट, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे ही सेंटेंस सही हैं और सभी का मतलब एक ही है, यानी मिस्टर ए की मृत्यु हो गई है, मिस्टर ए अब नहीं रहे, या मिस्टर ए हैज़ गिवन अप द गोस्ट, यानी उन्होंने अपनी आत्मा दे दी है। तो ये सारे सेंटेंस सही हैं, तो हमारा जवाब होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, .com, .org एंड .edu इंडिकेट, ये सब क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं, तो ये सब इंडिकेट करते हैं डोमेन टाइप। आपने देखा होगा जब आप इंटरनेट पर काम करते हैं तो .com, .org, .edu ये डोमेन बताते हैं। थोड़ा शोर आ रहा होगा बच्चों, लेकिन मैं क्या करूं, मैं किस किस को चुप कराऊं, लोग अपना शोर मचाते ही रहते हैं, मेरे कहने से कोई चुप नहीं होता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़े, बाकी शोर को आप इग्नोर कीजिएगा। डोमेन नेम इज़ द नेम एंड टाइप ऑफ द साइट दैट वी यूज़ फॉर, तो डोमेन नेम जो है वो एक नाम है, टाइप है साइट का जो हम प्रयोग करते हैं ईमेल के लिए, तो हमारा जवाब हुआ ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, अ ब्लॉग इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, तो ब्लॉग जो शब्द है वो किससे बना है, वो वेबलॉग से बना है, हमारा जवाब होगा सी। द फर्स्ट एडिशन ऑफ MS पावर पॉइंट वॉज लॉन्च्ड इन, तो पहला एडिशन पावर पॉइंट का कब आया था, 1987 में, हमारा जवाब होगा ए। फ्रांसिस बेकन हैज़ यूज्ड
ब्लैंक स्पेस स्टाइल इन हिज एसेज। तो फ्रांसिस बेकन तो अपने एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। कितनी बार मुझे लगता है कि हर साल, चाहे वो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, सेकेंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, लैंग्वेज का हो, चाहे लिटरेचर का हो, ये क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो रहा है, फ्रांसिस बेकन का एफोरिस्टिक स्टाइल। तो हमारा जवाब होगा ए। फिर है व्हाट इज़ द सेम मीनिंग ऑफ फिश इन द मडी वाटर। तो फिश इन द मडी वाटर यानी गदले पानी में मछली पकड़ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ट्राई टू गेन एन एडवांटेज इन डेंजरस सिचुएशन। जब खतरनाक स्थिति हो तो उस वक्त लाभ कमाने की कोशिश करना। आपने देखा होगा कि कोरोना जब फैला था तो काफ़ी लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया था, चीज़ें इतनी महंगी महंगी बेची थी। तो ऐसे मतलब बुरी सिचुएशन में, मुसीबत के वक्त फ़ायदा उठाने की कोशिश करना, ये ईडियम बताता है फिश इन द मडी वाटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द सेम मीनिंग ऑफ द फ्रेज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इफ बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का क्या मतलब है? ये होता है इरेगुलरली, यानी कभी कभी, अनियमित रूप से, लगातार ना कोई काम करना, कभी कर लिया कभी बंद कर दिया, तो वो होता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 28, ब्लैंक स्पेस, द डोर स्विंग ओपन यानी दरवाज़ा खुला, एंड द लैंड लेडी और मकान मालकिन स्क्रीम्ड विद फ्लाइट, डर से चिल्लाई। तो दरवाज़ा खुला और मकान मालकिन डर से चिल्लाई, तो दरवाज़ा कैसे खुला? ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। तो हमारा जवाब होगा सी। फिर विच पार्ट ऑफ अ लेटर इज़ कॉल्ड कोर्टियस टेकिंग। तो कौन सा पार्ट एक लेटर का कोर्टियस यानी विनम्रता लेना यानी विनम्रता दिखाना कहा जाता है? तो मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन होगा, क्योंकि हम वहाँ पर योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली ऐसे करके विनम्रता दिखाते हैं ना कि या फिर जैसे स्टूडेंट होते हैं तो योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारी विनम्रता दिखाता है। तो हमारा जवाब होगा ए। फिर फॉर्म ऑफ पोलाइट लीव टेकिंग, यानी जो हम विनम्रता से विदा लेते हैं वो क्या फॉर्म है? जैसे योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, वो ये क्या है? सेंटेंस है? सेंटेंस तो नहीं होता, ईडियम भी नहीं होता, प्रोवर्ब भी नहीं होती, ये फ्रेज होती है। यानी फ्रेज क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। तो योर्स फेथफुली क्या है? एक फ्रेज है। तो हमारा जवाब होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, टू राइट एन इंटरेस्टिंग एस्से। एक रोचक निबंध लिखने के लिए यू मस्ट डेवलप, आपको क्या चीज़ विकसित करनी चाहिए? इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटेशन। वैसे तो ये सारे ही चीज़ें होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि ऑल ऑफ द एबव तो दे नहीं रखा, क्योंकि देखिए आपके अंदर इमेजिनेशन भी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन माने अवलोकन होता है, तो आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो प्रेजेंटेशन के बिना भी काम नहीं चलता। क्रिएटिविटी होती है रचनात्मकता, तो जब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो अभी इसीलिए मैंने फिर यहाँ क्रिएटिविटी मार्क किया है। वैसे ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एक ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड रिपोर्ट शुड बी, एक अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए एनालाइज्ड ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, लॉजिकल एंड कोहेरेंट, इन ऑर्डर, इन अ कंसिस्टेंट मैनर। तो ये सारी खासियतें एक रिपोर्ट में होनी चाहिए। तो हमारा जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर है द फंक्शन ऑफ जर्नलिज्म इज। तो जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? तो पत्रकारिता का कार्य है टू इन्फॉर्म द पब्लिक, यानी जनता को इन्फॉर्म करना, सूचना देना, बाय रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देकर, ऑन लोकल यानी स्थानीय स्तर पर, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, एंड ग्लोबल और वैश्विक स्तर पर, न्यूज़ एंड इवेंट्स यानी समाचारों का और घटनाओं की इन्फॉर्मेशन देना। तो हमारा जवाब होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ डेट इन अ लेटर मे नॉट बी रिटन। तो एक लेटर में डेट हम कई तरीक़ों से लिख सकते हैं, लेकिन इनमें से किस फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते? देखिए जून 4, 2020 ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 जून 2020 भी लिख सकते हैं, 4 जून 2020 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं लिख सकते। ये जो 4 और जून 2020, हम यहाँ जून की जगह 6 कर देते तो वो फॉर्मेट भी चलता है। हम लोग तो ज़्यादातर इसी तरीके से इंडियन स्टाइल में लिखते हैं। हम 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और यानी पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। तो यहाँ जून की जगह अगर 6 होता तो ये भी फॉर्मेट सही हो जाता, लेकिन इस तरीके से हम नहीं लिखते। तो हमारा जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 35,
फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन ASAP यूज्ड इन लेटर राइटिंग, यानी ASAP जो कि पत्र लेखन में प्रयोग किया जाता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? एज सून एज पॉसिबल। तो जवाब हमारा सी। एन ऐसे शुड बी, एक निबंध को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सिंपल, डायरेक्ट एंड क्लियर, यानी साधा सरल होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए, घुमावदार नहीं होना चाहिए और क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। फिर इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रिकग्नाइज, तो अंग्रेजी भाषा को मान्यता दी गई है एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बाय UNO। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसे, तो इनमें से कौन सा निबंध का एक प्रकार नहीं है? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है, नैरेटिव ऐसे होता है, डेस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, लेकिन मल्टीपल ऐसे नहीं होता। तो हमारा जवाब होगा डी। अ स्टोरी इज अ डायलॉग, एक्शन, नरेशन, प्रेजेंटेशन। तो एक स्टोरी जो होती है वो एक नरेशन होती है, सुनाई जाती है, नरेट माने सुनाना। तो हमारा जवाब होगा सी। फिर है सोल ऑफ द स्टोरी, कहानी की आत्मा क्या होती है? प्लॉट होता है ना, जो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स होता है वो प्लॉट कहलाता है, तो कहानी की आत्मा वही होती है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो इनमें से कौन है जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं है? राजा राव लिखते हैं शॉर्ट स्टोरी, मुल्कराज आनंद भी लिखते हैं, RK नारायण भी लिखते हैं, लेकिन अरविंदो घोष वो पोइम्स लिखते हैं। तो हमारा जवाब होगा डी। क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी असेस्ड बाय, क्लासरूम इंटरेक्शन को असेस किया जा सकता है वो कैसे? टेस्ट के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, क्वेश्चनियर के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा। हालांकि ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन इन तीनों के द्वारा तो किया ही जाता है। तो अब क्योंकि हमें इनमें से एक चुनना है तो हम ऑब्जर्वेशन ही चुनेंगे, बाकी किसी को तो हम नहीं नहीं नहीं, ये तो थोड़ा गड़बड़ है। नहीं, मैंने ये सोचा था कैन नॉट भी है, मैं जल्दी में देख नहीं पाई। तो क्लासरूम इंटरेक्शन कैन नॉट भी समझा था कि नहीं, एसेस नहीं किया जा सकता। तो अब ये तो चारों ही सही हैं, इन सब के द्वारा एसेस किया जा सकता है, लेकिन अब हमको इनमें से एक चूज़ करना है। क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी असेस्ड बाय टेस्ट हम लगाएंगे, ठीक है यहाँ पर। फिर हम ऑब्जर्वेशन को हटा देते हैं, हम यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा फंक्शन ऑब्जर्वेशन का इनकरेक्ट है? और ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ इनकरेक्ट की जगह करेक्ट होना चाहिए। इस क्वेश्चन पेपर में इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं कि बस कुछ कह नहीं सकते भाई। अब यहाँ ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके हिसाब से ये यहाँ पर इनकरेक्ट की बजाय करेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन अलाउज टू राइट बिलीवेबल, यानी ऑब्जर्वेशन अवलोकन से बिलीवेबल यानी विश्वसनीय लिखा जा सकता है। ऑब्जर्वेशन एड्स रियलिज्म टू राइटिंग, तो जो अवलोकन है वो लेखन में वास्तविकता जोड़ता है, ये बात भी सही है। और ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू जनरेट आइडियाज़, अवलोकन से जनरेट होते हैं आइडियाज़ यानी विचार पैदा होते हैं। और ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें सही हैं, करेक्ट हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया हुआ है और इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये देखिए, द एडिटोरियल विच अपील्स टू द रीडर्स एंड एनकरेजेस दैम टू टेक एक्शन, एक ऐसा एडिटोरियल, संपादकीय होता है ना अखबारों में, तो एक ऐसा संपादकीय विच अपील्स टू द रीडर्स, जो कि पाठकों को अपील करे यानी उनको मन को भाए, एंड एनकरेजेस दैम और उनको प्रोत्साहित करे टू टेक एक्शन यानी एक्शन लेने के लिए, इज कॉल्ड, तो ऐसे एडिटोरियल को क्या कहा जाएगा? वो परसुएसिव कहलाता है। परसुएड माने किसी को तैयार करना किसी काम के लिए, वो परसुएसिव होगा। तो जवाब होगा डी। एन एडिटोरियल इज, तो एक जो संपादकीय है वो क्या होता है? अ शॉर्ट ऐसे, एक छोटा सा निबंध होता है, दैट शेयर्स एन इंडिविजुअल्स ओपिनियन, जो कि बांटता है एक व्यक्ति की राय ऑन अ करेंट इवेंट, एक जो वर्तमान की घटना होती है, और सोशल इश्यू या फिर कोई सामाजिक बिंदु होता है। तो आप जब संपादकीय पढ़ते हैं, अखबार तो आपके घर आता ही होगा, और जब आप उसका संपादकीय पढ़ेंगे, एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे, तो जो एडिटर होता है वो अपनी राय देता है किसी भी करंट इश्यू पर। तो हमारा जवाब होगा ए। द लॉस्ट चाइल्ड इज अ, तो लॉस्ट चाइल्ड कहानी तो आपने पढ़ी होगी, मैंने आपके लिए अपलोड की हुई है। तो द लॉस्ट चाइल्ड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, कितना आसान सवाल है, सभी की पढ़ी हुई होगी ये कहानी। तो फिर प्लॉट इज़ अ,
तो जो प्लॉट है वो क्या होता है, अभी बात हुई थी प्लॉट के, वो कहानी की आत्मा होता है। होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स एंड एक्शंस। तो वो एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है घटनाओं का और कार्यों का। तो जवाब हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेड आउट इन वन सिटिंग। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक बार बैठे तो पूरा पढ़ सकते हैं। तो स्टोरी ही ऐसी चीज़ है, नॉवेल को पढ़ने में टाइम लगता है, एपिक तो बहुत ही बड़ा होता है, महाकाव्य जैसे रामचरितमानस है, वेद व्यास का महाभारत है, उसको तो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। नॉवल तो फिर भी आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ड्रामा को आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एपिक को तो पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। एक सिटिंग में तो केवल स्टोरी पढ़ी जा सकती है। तो जवाब होगा डी। इंटरप्शन इन स्पीच इज इंडिकेटेड बाय। तो एक स्पीच में, एक मतलब के कथन में जो इंटरप्शन होता है बीच में, वो किससे इंडिकेट किया जाता है, वो कॉमा से इंडिकेट किया जाता है। फुल स्टॉप पे तो ख़त्म हो जाता है एक स्पीच। हाइफन बीच में 2 चीज़ों को जोड़ने वाला होता है। एलिप्सिस किसको बोलते हैं, जो डॉट 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 दिया होता है ना बीच में, वो एलिप्सिस कहलाता है। और कॉमास क्या होते हैं, दोनों साइड कॉमा लगा दिए जाते हैं, जैसे गांधी, फिर कॉमा द फादर ऑफ द नेशन, फिर कॉमा वॉज अ ग्रेट लीडर। तो ये जो बीच में कॉमास लगे, इन्होंने बीच में क्या घुसाया, द फादर ऑफ द नेशन, जिसकी कि ज़रूरत नहीं थी। गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, इतना काफ़ी था, लेकिन द फादर ऑफ द नेशन जो बीच में हमने घुसाया, ये इंटरप्शन कहलाएगा। तो ये हुआ कॉमास ही इसका सही आंसर होगा। कुछ बच्चे मुझे लगता है इसमें एलिप्सिस लगा कर आए हैं, जो कि डॉट 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 होता है एलिप्सिस। तो फिर है चूज करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनमें से सही जवाब चुनिए। तो सीता लिव्स इन अ गर्ल्स हॉस्टल, सीता लिव्स इन द हॉस्टल ऑफ गर्ल्स, सीता लिव्स इन अ गर्ल्स हॉस्टल और सीता लिव्स इन अ गर्ल्स हॉस्टल। तो जो सही सेंटेंस है वो डी है, गर्ल्स हॉस्टल इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो यही सेंटेंस है जो कि परफेक्ट है। फिर राहुल रोट इन हिज एप्लीकेशन, राहुल ने अपनी एप्लीकेशन में लिखा ग्रांट मी लीव ऑफ 2 days, द सेंटेंस इज। तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, पंक्चुएटेड है, विदाउट मीनिंगफुल। ये देखिए विदाउट मीनिंगफुल, क्या विदाउट मीनिंग होना चाहिए, फिर से एक गलती। तो ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है ना। ग्रांट मी लीव फॉर 2 days है ना, फॉर 2 days आना चाहिए। और ये कोलन क्यों लगाया, कोलन नहीं, फुल स्टॉप लगेगा। और फिर ये जो जी कैपिटल होना चाहिए, मतलब सेंटेंस ही करेक्ट नहीं है कुल मिला के। तो हमारा जो जवाब होगा वो बी होगा। फिर है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनिए। शैलीज पोइट्रीज आर ग्रेट, गलत सेंटेंस है क्योंकि पोइट्रीज नहीं पोइम्स आता है। ही गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत है क्योंकि मैनी इन्फॉर्मेशन नहीं, मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है। फिर वॉट यू लॉस द चेन, ये सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा। और द ट्रेन डिपार्टेड एट 3:15 PM, ये सेंटेंस भी सही है। लेकिन इन दोनों में टाई हो गया। अगर आप थोड़ा सा कुछ बच्चे इसको सही लगा के आए होंगे, कुछ इसको सही लगा के आए होंगे, मुझे लगता है इन दोनों को तो नहीं लगाया होगा। क्लास में हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि पोइट्रीज गलत होता है या मैनी इन्फॉर्मेशन भी गलत होता है। देखिए यहाँ पर वॉट पे यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। यू लॉस द चेन, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए। ये दोनों इंटरचेंज होने चाहिए है ना, तब ये सेंटेंस सही होगा। हालांकि ये भी चल जाएगा सेंटेंस, लेकिन अब हमको एक मार्क करना है कि भाई कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अब ये जो द ट्रेन डिपार्टेड एट 3:15 PM, इसमें ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। वॉट के बाद हम ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यू लॉस द चेन इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, दे ऑफर्ड द चिल्ड्रन बनानाज, एप्पल्स, पियर्स एंड प्लम। तो यहाँ कॉमाज लगेंगे है ना, कॉमा लगेगा। बनानाज यहाँ पे भी एक कॉमा लगेगा, एप्पल्स के बाद एक कॉमा लगेगा, तो अ कॉमा। ये हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। फिर नो रिच मैन वॉज अ सेल्फ मेड मैन। तो ये क्या है, यहाँ पर जो इन्होंने सेल्फ मेड के बीच में पहले ही हाइफन लगा रखा है, लेकिन ये हाइफन के माध्यम से ब्लैंक स्पेस दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर में थोड़ी गलती है। अब जैसे यहाँ बनानाज वाले में भी
यहाँ पे इनको बजाय ये हाइफन लगाने के या डैश लगाने के यहाँ पर डॉट 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 रखना चाहिए था ना, बनानास के बाद डॉट डॉट डॉट, एप्पल्स के बाद डॉट 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 रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये रख दिया। फिर यहाँ पर भी सेल्फ और मेड के बीच में भी डॉट 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 रखना चाहिए था कि यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ एक हाइफन आएगा, तो हाइफन इन्होंने पहले ही लगा रखा है। फिर फुल फॉर्म ऑफ सीवी, सीवी की जो फुल फॉर्म है वो करिकुलम विटाई है, ये आपको पता ही है जब आप हमारा बी है। अ करिकुलम विटाई इज़ अ लिस्ट ऑफ, तो एक करिकुलम विटाई क्या होता है, एक लिस्ट होती है किस चीज़ की, स्पेसिफिकेशंस की, यानी आपके अंदर क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, तो जवाब हमारा ए होगा। प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है, प्रोटैगोनिस्ट इज़ अ कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो होता है प्रोटैगोनिस्ट होता है, और जो उसके खिलाफ खड़ा होता है वो एंटेगोनिस्ट। मैंने आपको कई बार बताया है और कहा भी था बच्चों, याद रखना, प्रोटैगोनिस्ट हीरो या हीरोइन होता है और एंटेगोनिस्ट विलेन होता है, विलेन या वैम्प होती है ना, कहीं कहीं खलनायिका भी होती हैं, खलनायक होता है, तो प्रोटैगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट ये कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ पीपीटीज, पीपीटी की फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, अब वीडियो अपलोडेड है, आपने खूब देखा है वो वीडियो, तो हमारा जवाब डी होगा। फॉर्मल लेटर इंक्लूड्स, फॉर्मल लेटर में शामिल हैं इंस्टीट्यूशनल एंड बिजनेस लेटर्स, तो हमारा जवाब होगा ए। इनफॉर्मल लेटर इज रिटन टू, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों को लिखा जाता है। अंडर विच एलिमेंट ऑफ स्टोरी फिजिकल लोकेशन टाइम एंड प्लेस इज डिपिक्टेड बाय द राइटर, तो कौन सा एलिमेंट है इस स्टोरी का, कहानी का कौन सा तत्व है जिसके अंदर फिजिकल लोकेशन यानी भौतिक स्थिति, भौतिक जगह है, समय और ये सब का डिपिक्शन होता है, वर्णन होता है बाय द राइटर, लेखक के द्वारा, तो ये सब सेटिंग कहलाती है, किसी भी कहानी की सेटिंग में टाइम और प्लेस, लोकेशन, ये सब बताया जाता है। फिर है अ शॉर्ट स्टोरी कैन बी रेड आउट, एक शॉर्ट स्टोरी को पढ़ा जा सकता है। अब यहाँ पर जो टाइम दिए हुए हैं 1.5 आवर दिया है, 3 आवर दिया है, 4 आवर दिया है, 5 आवर दिया है, तो शॉर्ट स्टोरी इतनी सी भी हो सकती है कि आप इसको 5 मिनट में भी पढ़ सकते हैं। कुछ स्टोरीज बहुत छोटी सी होती हैं, मैंने एक बार आपको अपनी लिखी हुई स्टोरी दिखाई थी एक वीडियो में, जिस पर मुझको प्राइज़ भी मिला था, और वो बहुत छोटी सी स्टोरी थी जिसको आप 2 मिनट में पढ़ सकते हैं। एक और स्टोरी थी जो कि बिल्कुल उसमें 2 ही सेंटेंस थे, और वो स्टोरी थी कि उसने गोली चलाई और गोली बच्चे के कान को छू के निकल गई, क्योंकि गोली को पता था कि वो बच्चा है, बस इतनी सी स्टोरी थी। ये भी प्राइज़ विनिंग स्टोरी थी जब जो कंपटीशन था उसमें। तो अब यहाँ पर सबसे छोटा जो अवधि दी हुई है 1.5 आवर की दी हुई है, तो इसीलिए हम इसी को मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द यूएस अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स इन जर्नलिज्म, यानी अमेरिका का एक पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए जो दिया जाता है, वो पुलिट्जर प्राइज़ है। फिर स्टोरीज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ जर्नलिस्टिक राइटिंग, तो जो कहानियाँ हैं वो कौन से एस्पेक्ट पर निर्भर होती हैं, आधारित होती हैं पत्रकारिता लेखन के, तो यहाँ जो बात हो रही है वो न्यूज़ स्टोरीज़ की बात हो रही है। जर्नलिस्टिक राइटिंग के कौन सी पहलू पर आधारित होती हैं, तो वो रेलिवेंस पर आधारित होती हैं, यानी रेलिवेंट होती हैं न्यूज़ स्टोरीज़, यानी जो घटनाएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड होती हैं, तो हमारा जवाब ए होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग इज रिटन इन फॉर्मल लेटर, तो जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें किस तरीके का एड्रेसिंग होती है, यानी संबोधन होता है, तो वहाँ हम हेलो जॉन या हेलो मिस्टर जॉन या हेलो मिस्टर जॉन इस तरीके से नहीं लिखते, हम जो वहाँ पर लिखते हैं वो मिस्टर जॉन लिखते हैं केवल। आपने देखा होगा फॉर्मल लेटर्स में हम केवल मिस्टर डी एडिटर या फिर प्रिंसिपल ऐसे करके लिखते हैं, हेलो नहीं लिखते वहाँ पर, तो हमारा जवाब होगा मिस्टर जॉन। फिर है नेक्स्ट द क्लोजिंग लाइन योर्स फेथफुली इज़ रिटन इन, तो जो क्लोजिंग लाइन है यानी ख़त्म करते हैं हम, लास्ट में लिखी होती है योर्स फेथफुली, वो किस में लिखी जाती है, फॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में, तो योर्स फेथफुली फॉर्मल लेटर में लिखी जाती है, यानी औपचारिक पत्र में। जो इनफॉर्मल होता है उसमें अक्सर योर्स लविंगली होती है, हम अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, भाई बहनों के लिए योर्स लविंगली लिखते हैं, तो ये फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है, हमारा जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो ये जो दिए गए हैं, अच्छा इनफॉर्मल
आपको लेटर इसमें से सेलेक्ट करना है, यानी कि अनौपचारिक पत्र इनमें से कौन सा है। कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू मदर, लेटर टू एडिटर। तो इनमें से इनफॉर्मल लेटर माँ को लिखा हुआ पत्र है। फिर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट उचित वाक्य कौन सा है। तो राइटिंग इज सुप्रीम, स्पीच इज सुप्रीम, राइटिंग एंड स्पीच डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो देखिए, न राइटिंग सुप्रीम है न स्पीच सुप्रीम है, और राइटिंग और स्पीच एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, प्रभावित नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। प्रभावित तो करते हैं एक दूसरे को। फिर है राइटिंग में डेराइव फ्रॉम स्पीच, यानी जो लेखन है वो बोली से आ सकता है, बट इन मॉडर्न सोसाइटी, लेकिन आधुनिक समाज में डिपेंडेंस इज म्यूचुअल, जो निर्भरता है वो म्यूचुअल है, पारस्परिक है, यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये ज़्यादा सही सेंटेंस है। अंडरस्टैंडिंग लेआउट इज अ पर्पज ऑफ व्हाट लेवल ऑफ राइटिंग एक्टिविटी। तो अंडरस्टैंडिंग लेआउट जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, किस लेवल की लेखन क्रियाकलाप का है। तो ये राइटिंग एट टेक्स्ट लेवल, ये अंडरस्टैंडिंग लेआउट राइटिंग एट टेक्स्ट लेवल की एक्टिविटी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द लैंग्वेज स्किल्स, जो लैंग्वेज स्किल्स हैं यानी भाषा से संबंधित जो स्किल्स हैं, उनमें द मोस्ट डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा कठिन कौन सी है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग। तो लिखना सबसे ज़्यादा कठिन है, आपने खुद महसूस किया होगा कि सुनना तो सबसे ही आसान है, आराम से सुन लेते हैं, स्पीकिंग बोल भी लेते हैं, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं टूटा फूटा, लेकिन लिखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमारा जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, ये कथन सही नहीं है, वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरियन फॉर सेलेक्शन ऑफ राइटिंग टास्क टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर राइटिंग स्किल। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज अ क्राइटेरियन, एक आधार है, फॉर सेलेक्शन, चुनाव के लिए, ऑफ राइटिंग टास्क, लेखन का कार्य, टू बी गिवन, जो दिया जाए, टू द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को, टू डेवलप, विकसित करने के लिए, देयर राइटिंग स्किल्स, उनकी लेखन कला को। तो उसमें इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और लेवल ऑफ क्लास, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा जवाब होगा बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सीवी इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो सीवी, करिकुलम विटाई जो शब्द है, वो लैटिन भाषा से आया है। हमारा जवाब होगा सी। देयर शुड बी, खाली जगह, पेजेस ऑफ द रिज्यूमे। तो एक रिज्यूमे में कितने पेजेस होने चाहिए, वैसे तो 2 होने चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो 3 पेजेस है, क्योंकि 2 यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो हम 3 को मार्क करेंगे सी। इसके बाद 75वां सवाल देखिए, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो जो सही तरीके से पंक्चुएटेड सेंटेंस है वो ये है, यू आर मिस मीरा, मिस जेन, यू आर मिस जेन, राइट, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, ये सही सेंटेंस है। फिर आई हैव नॉट सीन हिम टुडे, ब्लैंक स्पेस, सैड टॉम। तो यहाँ पर जो इनको ब्लैंक स्पेस 2 जगह देना चाहिए था, यहाँ भी ये, यहाँ क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, यहाँ बिगिनिंग इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, यहाँ आई से पहले लगेगा एक तो, और एक टुडे के बाद लगेगा, तो 2 जगह ब्लैंक स्पेस देना चाहिए था, लेकिन हमारा जो जवाब है वो बी होगा। फिर है सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो सही पंक्चुएटेड सेंटेंस हमें चुनना है, लेकिन ये सारे ही रॉन्ग हैं। इज शी टॉल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। राम श्याम गौरी रिटर्न फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे, राम श्याम एंड गौरी आना चाहिए था, रिटर्न फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे, अब यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस पे एपोस्ट्रॉफी मार्क आना चाहिए था। ही सेड, और लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, अब यहाँ पर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आना चाहिए था, और साउंड के बाद यहाँ एक फुल स्टॉप लगना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस को मार्क तो कर दिया है, लेकिन ये सारे सेंटेंस मुझे रॉन्ग लग रहे हैं। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले पे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, या ये ऐसे होना चाहिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लग के। अच्छा, राम श्याम एंड गौरी रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली,
ये भी गलत है। चलिए इसी को कर दीजिएगा फिर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे। कोई भाई ऐसे ही अनमने ढंग से किसी को बधाई दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे, इसी को कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज़ नॉट रिटन, इनमें से कौन सी एब्रीविएशन नहीं लिखी जाती है। तो वेट, लेज़र, नाटो, एड्स, मतलब ये लिखे तो जाते हैं। नाटो, ये डॉट्स जो लगा दिए हैं, ये ऐसे थोड़ी ना डॉट्स लगते हैं, वो ऐसे ही लिखे जाते हैं, जैसे एड्स लिखा हुआ है, लेज़र लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है, ऐसे ही नाटो भी लिखा जाता है। नाटो को क्यों भैया अलग कर दिया? ये तो नाटो तो बड़ा चर्चा में रहा है ना, आप परिचित भी होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन इसी का तो सदस्य बनना चाहता था, तभी तो रूस ने अटैक कर दिया। तो ये हमारा जवाब सी होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बिलोंग टू, अब देखिए कितना गलत सेंटेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग टू मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। तो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन के कौन सा नहीं है इनमें से? कोलन, एपोस्ट्रॉफी, हाइफन, माइनस, माइनस नहीं है, बाकी तो पंक्चुएशन मार्क्स हैं। फिर ये है चूज़ अ करेक्ट वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देना है। एक शब्द समूह दिया है, उसके लिए एक शब्द आपको चुनना है। अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, जिसे ज्ञान से नफरत हो, वो कौन होता है? मिसोलॉजिस्ट होता है। और इसका अपोजिट क्या होगा? फिलोलॉजिस्ट, ऊपर दिया हुआ है। फिर अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं है, वो एथीस्ट कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो इंसानियत से प्यार करता है वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और जो नफरत करता है वो मिज़ेंथ्रोप होता है, वो आपको पता ही होगा। और रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, सारी बीमारियों का इलाज रामबाण होता है। पेनासी, स्पेलिंग गलत है, PANACEA स्पेलिंग है। मैंने वीडियो अपलोड किए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर, 3-4 वीडियो अपलोड किए थे, आपने अगर पढ़े होंगे उनमें ये वर्ड भी आया था, ये सारे वर्ड्स उसमें आए थे। फिर अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड ईजीली रेड, जो एक ऐसा हैंड राइटिंग, हस्तलिपि जो कि आसानी से नहीं पढ़ी जा सकती, खुद पढ़ ले व्यक्ति या खुदा पढ़ ले, ऐसा लेख लिखते हैं कुछ बंदे तो वो क्या कहलाता है? इलेजिबल कहलाता है, अपठनीय। और फिर नेक्स्ट है अ प्लेस टू बरी डेड बॉडीज, जहाँ मृत शरीर दफनाए जाते हैं, वो सीमेट्री कहलाती है। फिर अ प्लेस, वन हु स्पीक्स, अरे क्या देखो तो कितनी गलतियाँ हैं। ए प्लेस आएगा, अ पर्सन आएगा, अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो कि 2 भाषाएं बोलता है, वो बाइलिंगुअल कहलाता है, या बाइलिंग्विस्ट आना चाहिए। फिर अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों वो ऑर्फन हुआ, यानी कि अनाथ। द एसे ऑफ स्टडीज़ वॉज रिटन बाय, ये तो बहुत अच्छे से आप सबको पता ही है, फ्रांसिस बेकन ने लिखा है ऑफ स्टडीज़। फिर चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्ट्स इन अ लेटर, एक जो पत्र होता है उसके भाग कौन कौन से होते हैं, उनका सही ऑर्डर, ये बी है, हेडिंग, सैल्यूटेशन, कम्युनिकेशन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। फिर क्वेश्चन नंबर 91, ये पूछ रहा है फर्स्ट वर्ड ऑफ द सब्सक्रिप्शन मस्ट बिगिन विद, तो जो पहला वर्ड है वो कैपिटल से शुरू होना चाहिए, यानी योर्स फेथफुली जब आप लिखते हैं तो वाई कैपिटल होता है। फिर फॉर्मल लेटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड, फॉर्मल लेटर को इम्पर्सनल भी कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसको हम पर्सनल लेटर बोलते हैं, व्यक्तिगत होता है। एड्रेस इन अ लेटर इज़ रिटन इन, लेफ्ट साइड को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, चूज़ द करेक्ट रिटन एड्रेस इन अ लेटर, तो ये जो एड्रेस दिए हुए हैं सही, डी वाला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ लेटर, इनमें से कौन सा लेटर का भाग नहीं है? सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, कम्युनिकेशन, ये तो सारे पार्ट हैं, लेकिन फ़ोटो एक लेटर का भाग नहीं है। फिर अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज़ यूज टू रिपोर्ट न्यूज़ स्टोरीज इन अ वैरायटी ऑफ मीडिया फॉर्मेट्स इज़ कॉल्ड, ये जर्नलिस्टिक राइटिंग कहलाता है, पत्रकारिता लेखन, जब जो न्यूज़ स्टोरीज होती हैं उनको लिखने का जो स्टाइल है वो जर्नलिस्टिक राइटिंग यानी पत्रकारिता लेखन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, मैच द फॉलोइंग रिपोर्ट टू द राइटर, तो ये जो मैच करने के हिसाब से जब मैंने लगाए तो ए वाला सही हुआ, यानी कि जो ए है रिपोर्ट टू अ न्यूज़पेपर, वो रिपोर्टर, रिपोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वो कॉलमनिस्ट। और ऑफिशियल रिपोर्ट ये हुआ कमेटी को दी जाती है। रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च रिपोर्ट ये टेक्निकल ऑफिसर लिखता है इसको। फिर
ये है 99 क्वेश्चन नंबर, इज़ अ टेक्निक दैट इज़ अप्लाइड टू कैच स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक एरर्स। तो जो ये गलतियाँ होती हैं, ये जो पेपर है, आपके पेपर में इतनी सारी गलतियाँ हैं, कुछ किताबों में भी मैं आपको बताती हूँ कितनी सारी गलतियाँ होती हैं, डेट्स गलत दी होती हैं, नाम गलत दिए होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो वो सब दूर करने के लिए क्या होता है, प्रूफ रीडिंग की जाती है। तो जिस किताब की प्रूफ रीडिंग ढंग से नहीं होती उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो ये जो तकनीक है स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को पकड़ने की, दूर करने की, वो प्रूफ रीडिंग है। तो जवाब हुआ डी। फिर 100th क्वेश्चन लास्ट, द ग्रुप डिस्कशन असेसेस। तो एक ग्रुप डिस्कशन होता है ना, ये एक टेक्निक होती है। तो इसमें क्या असेस किया जाता है, द कैंडिडेट्स एबिलिटी, एक व्यक्ति की, कैंडिडेट की, पार्टिसिपेंट की क्षमता, किस चीज़ की, कॉन्फर विद अदर्स ऑन अ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। कन्फर माने बातचीत करना, विद अदर्स दूसरों से, ऑन अ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट एक विशेष विषय पर। तो एक किसी खास टॉपिक पर दूसरों के साथ बातचीत करने की जो एबिलिटी होती है एक व्यक्ति की, वो असेस की जाती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी के आधार पर। तो हमारा जवाब हुआ बी। तो ये तो थे आपके दोनों क्वेश्चन पेपर्स, दोनों ही आपके बहुत अच्छे गए होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएंगे। थर्ड ईयर के लिए भी काफ़ी कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है, आपके जो चैप्टर्स हैं थर्ड ईयर के वो सारे अपलोड किए हुए हैं। आगे और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जनरल इंग्लिश थर्ड ईयर में भी आपकी और मदद कर पाऊँ। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।